पौधों की फल वाली अवस्था पर फल मक्खी का आक्रमण होता है और यह मक्खी अपने डंक के द्वारा फलों के अंदर अंडे दे देती है और अंडे से निकलने वाले मैगट फलों को अंदर ही अंदर खा के खराब कर देते हैं। बाहर से देखने पर फल बिल्कुल सूखने लगता है और फल को तोड़कर देखने पर फल पूरा अंदर से सड़ा हुआ दिखाई देता है। इसके नियंत्रण हेतु प्रभावित फलों को भूमि में गहरा गाड़ कर नष्ट कर दें। मैलाथियन 50 EC या डाइमेथोएट 30 EC का 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके बेहतर प्रबंधन हेतु शीरा या शक्कर के 1 लीटर घोल में मैलाथियन 50 EC 10 मिलीलीटर मिलाकर प्रलोभक तैयार करें और इसे प्यालों में 50 से 100 मिलीलीटर प्रति प्याले में डालकर खेत में कई स्थानों पर रखें। इससे मक्खियां इस प्रलोभक में गिरकर नष्ट हो जाती हैं और उनके नियंत्रण में सहायता मिलती है। इस प्रकार किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय फसलों की फसल सुरक्षा हेतु अगर बताई गई प्रबंधन तकनीकों को अपनाया जाए तो आप अपनी फसल को इन रोग कीटों से बचाते हुए अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। फलोद्यानिकी के अंतर्गत हमारे प्रदेश में अमरूद की बागवानी बहुत से किसान भाइयों ने की है। तो जिन किसान भाइयों ने नए अमरूद के उद्यान लगा रखे हैं, उन्हें चाहिए कि उसके प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में फलोद्यानों में सिंचाई, नमी संरक्षण, खरपतवार प्रबंधन एवं पौध संरक्षण क्रियाओं को अमल में लाना अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसा न करने पर नमी कम होने से पौधों का सूखना तथा खरपतवारों एवं कीट रोग व्याधियों का प्रकोप देखा जाता है, जो कि आगे चलकर कम उत्पादन का कारण बनता है और भविष्य में किसान भाइयों को अपने फलोद्यानों से वह लाभ नहीं मिल पाता है जो कि मिलना चाहिए। हमारे किसान भाई ने भी अमरूद का नया फलोद्यान लगा रखा है और इसके प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं, तो आइए मिलते हैं उन्हीं से। मैं अमरूद का बगीचा लगाया हूँ। इनकी देखभाल कैसे की जाए, पानी कब दें, खाद कितना डालें, पानी वानी कब दें, ये पूरी जानकारी चाहिए, जिससे हमारी ये पौधे स्वस्थ रहें और आगे चल के अच्छे फल दें। तो किसान भाइयों, यदि आपने भी नया अमरूद फलोद्यान लगा रखा है तो उसका प्रबंधन आप कैसे करेंगे, आइए जानते हैं एक प्रगतिशील कृषक सुखदेव प्रसाद पटेल से। मैंने अभी 2 वर्ष हुए हैं ये अमरूद का बाग लगाया है और इसको मैं गर्मी में किस तरीके से बचाता हूँ ये मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ। गर्मी के समय में पौधे के पास थाला बनाने के बाद में ऐसे गोल राउंड में थाला बना लें। थाला बनाने के बाद में इसमें अपन पाइप द्वारा या जिसके पास जो साधन हो, हम तो पाइप से पानी देते हैं, थाले को भर देते हैं और ऊपर से पुआल ढांक देते हैं ताकि नमी अधिक दिनों तक बनी रह सके। इस तरह से गर्मी में पौधों का रखरखाव अच्छे तरीके से हो जाता है। पानी की बहुत बरकत होती है। कम से कम अपन को ये पुआल ढकने से भारी बचत हो जाती है। कम से कम 15 दिन में पानी देना पड़ता है। वैसे सप्ताह में तो कम से कम कितना भी कोई कम देगा, सप्ताह में 1 दिन तो पानी देना पड़ेगा। अच्छा, अब अपन ने देख लिया कि 22 दफा इसमें खरपतवार आ गया तो ये पुआल अलग करके और इसका खरपतवार खुरपी से निकाल दिया और फिर पुआल जो वैसे के वैसे ढक दिया और फिर पानी दे दिया। और गुड़ाई करने से क्या होता है कि मिट्टी उठ जाती है, जड़ों को हवा लग जाती है और पौधे को ज्यादा पानी मिलता है, पानी ससकता है, गड्ढे में बैठता है, थाले में बैठता है। किसान भाइयों, एक बात का और ध्यान रखें कि जो छोटे पौधे होते हैं उनमें ये ग्राफ्टिंग वाले या बडिंग वाले जो या लेयरिंग वाले जो भी पौधे होते हैं तो उनमें ये बचपन में ही फूल आ जाते हैं। तो इनको अपन को ऐसे तोड़ देना चाहिए, तोड़ के रख कर देना चाहिए ताकि पौधे की ग्रोथ सही बन सके। कि जमीन में दीमक का प्रकोप है, थाले के आसपास एक पाउडर आता है क्लोरीफाई या फोरेट एक दवा आती है, वो भी डाल सकते हैं और हल्की सी गुड़ाई कर दें। हल्की सी गुड़ाई करके पानी डाल देना चाहिए ताकि वो दवा अंदर जाकर के बैठ जाए तो अपन को दीमक से छुटकारा मिल जाएगा। गर्मी के समय में किसान भाइयों, अगर मान लो इसमें कोई रासायनिक खाद तो दी नहीं जाती, अगर मान लो आपको देना है तो वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद कहलाती है जो, या गोबर की सड़ी हुई खाद, एक पौधे में 1 तगाड़ी डाल करके और उसको अच्छे ढंग से तरीके से गुड़ाई कर दें और इसके बाद में पानी दे दें तो उससे और अधिक समय तक नमी बनी रहेगी और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, बढ़वार अच्छी होगी।
किसान भाइयों, अगर आप मेरी बात का गौर करेंगे तो जिस तरीके से जिस पद्धति से मैं कर रहा हूँ उस पद्धति से आप भी करेंगे तो पौधे भी सुरक्षित रहेगा और गर्मी में अपन को ग्रोथ अच्छी आएगी और आने वाले समय में पौधे से अपन को अच्छा उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, अभी आपने एक कृषक के अनुभवों को सुना। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ धनंजय कठल से। अमरूद के उद्यान जो लगाए, जो नवरोपित उद्यान हैं, जैसे तो जिनके साल 2 साल के हो गए हैं, 2 साल के जिनके हो गए हैं, उनके लिए कुछ सावधानियां अभी रखना बहुत अति आवश्यक है। 2 साल के पौधे को कम से कम 10 किलो प्रति पौधे के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट डालना चाहिए पौधे के आसपास, और थाला बनाना चाहिए। थाला वैसा बनाना चाहिए जब हमारा पौधा जितना बढ़वार किया है, जितने में फैलाव है ऊपर, उतने ही नीचे बड़ा थाला बनना चाहिए। जो हम थाला बनाते हैं उसमें निदाई गुड़ाई, वर्मी कंपोस्ट मिलाएं और खाद दें और मल्चिंग कर दें, क्योंकि यह अब गर्मी का समय चल रहा है। इसमें मल्चिंग यदि आप करेंगे तो नमी बनी रहेगी, पौधा बढ़वार करता रहेगा। इस समय हमारे पत्ती को खाने वाले कई प्रकार की इल्लियां भी आ जाती। यदि ये इल्लियां आपको देखने को मिलती है, पत्ती कटी हुई दिखाई देती है आपको, तो समझ लीजिए इसने इल्ली ने खाया है। और इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर उसका स्प्रे करना चाहिए। दूसरी बात मैं करूंगा, इसमें बोर्डो पेस्ट बनाएं। बोर्डो पेस्ट बनाकर पौधे को पूरे चारों ओर से उसको ब्रश से पूरा लीप लेना चाहिए। तो बताई गई बातों को यदि किसान भाई अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो अमरूद की जो बागवानी कर रहे हैं जो किसान भाई, वह अच्छे से बागान उनका तैयार हो पाएगा और अच्छा उत्पादन भविष्य में वो ले पाएंगे। हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। हमारा राज्य बिहार एवं झारखंड में व्यावसायिक फसल गन्ना की खेती शरदकालीन एवं बसंतकालीन गन्ने के रूप में की जाती है, परंतु प्राय देखा जाता है कि बसंतकालीन गन्ने की बुआई समय से न करके फरवरी मार्च के स्थान पर गेहूं, सरसों, आलू सहित अन्य रबी फसलों की कटाई कर अप्रैल मई माह में 3 आंख वाली गन्ने की गुल्लियों की बुआई करते हैं, जिसके कारण गन्ने की बढ़वार हेतु मात्र 3 से 4 महीने का कम समय मिल पाता है। परिणाम स्वरूप ठीक प्रकार से बढ़वार न होने के कारण प्रति एकड़ बसंतकालीन गन्ना से मात्र 15 से 20 टन प्रति एकड़ का ही उत्पादन ले पाते हैं तथा दूसरी तरफ इस उत्पादन को प्राप्त करने हेतु गन्ने का प्रति एकड़ 20 से 30 कुंटल गन्ना का प्रयोग बुआई हेतु करते हैं, जिससे उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। इन दोनों समस्याओं के समाधान हेतु पिछले 4 से 5 वर्षों से गन्ना में श्री विधि का आविष्कार हुआ, जिसमें प्रति एकड़ 20 से 30 कुंटल के स्थान पर प्रति एकड़ मात्र 60 से 80 किलो बीज की आवश्यकता होती है तथा गेहूं की कटाई पूर्व इस विधि द्वारा नर्सरी तैयारी कर इस विधि द्वारा रोपाई कर परंपरागत विधि एवं देरी से गन्ने की बुआई के कारण होने वाली उपज की हानि से बच सकते हैं। परंतु किसान भाइयों, अब आपके मन में यह विचार उठ रहा होगा कि इस विधि की तकनीक क्या है, तो उसके लिए अन्नदाता लेकर आया है गन्ना की श्री विधि तकनीक पर यह विशेष अंश। इस विधि में गेहूं कटाई के 30 से 45 दिन पूर्व प्लास्टिक ट्रे में गन्ने की नर्सरी उगाने हेतु पहले गन्ने से बड निकालने वाली मशीन से 1 आंख वाली बड को निकालते हैं। उसके उपरांत 1 आंख वाली निकाली गई बड को 10 मिनट तक 10% एरीटान के घोल में बीज उपचार करते हैं। फिर उसको प्लास्टिक ट्रे में बने खानों में समान रूप से रखते हैं और उसमें वर्मी कंपोस्ट या कोकोपीट को ऊपर से खानों में भर देते हैं। यदि कोकोपीट की उपलब्धता न हो तो सड़ी गोबर की खाद या सड़ी घास फूस या पत्तियों की खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है।
तापमान कम होने की दशा में त्रिपाल से ढकते हैं और जमाव के उपरांत इसे हटा देते हैं। उसके उपरांत समय समय पर सिंचाई करते रहते हैं जिससे नमी का अभाव न हो। जब आपकी नर्सरी 30 से लेकर 45 दिनों की अवस्था पर हो जाए तब उसे मुख्य खेत में लगाते हैं, जिसमें प्रति एकड़ रोपाई हेतु 4000 पौधों की आवश्यकता होती है और इन 4000 पौधों को तैयार करने के लिए मात्र 60 से 80 किलोग्राम गन्ने की आवश्यकता पड़ती है। मुख्य खेत में रोपाई के पहले मुख्य खेत को तैयार करते हैं। इस हेतु खेत की तैयारी के लिए एक गहरी जुताई करके उसके बाद 3 से 4 बार कल्टीवेटर से जुताई कर पाटा लगाकर समतल कर लेते हैं। इसके उपरांत 4 से 5 फीट की दूरी पर नालियां बना देते हैं और नालियों में पानी भरकर सिंचाई के बाद जब पानी सूख जाए अर्थात गीली मिट्टी में रोपण का यह कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन नालियों में 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपण करके पानी भर सकते हैं। उर्वरकों की मात्रा एवं प्रयोग विधि की यदि बात की जाए तो प्रति पौधे की दर से 10 ग्राम NPK की आवश्यकता होगी। इस प्रकार प्रति एकड़ 4000 पौधे लगते हैं। इस हिसाब से 40 किलोग्राम NPK की आवश्यकता होती है, जिसका प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है। यह 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटाश का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन उर्वरकों में नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा का प्रयोग नालियों में रोपण के पूर्व करते हैं। किसान भाइयों, गन्ना की रोपाई के उपरांत शेष बची खाली जगह में इस समय बोई जाने वाली फसलें जैसे उर्द, मूंग, मिर्च, भिंडी इत्यादि की अंतरा शस्य फसलों के रूप में बुआई कर आप अत्यधिक लाभ कमा सकते हैं। रोपाई के लगभग 1 से 1.5 माह बाद हल्की मिट्टी चढ़ा देते हैं जिससे कल्लों का फुटाव अच्छी प्रकार से हो सके। एक पौधे से औसतन 15 से 20 कल्ले निकलते हैं, जो कि बाद में 9 से 10 रह जाते हैं और प्रति गन्ने का वजन 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम तक का आता है। इस प्रकार से बोई गई गन्ना की फसल से सभी किए जाने वाले शस्य प्रबंधनों एवं पौध सुरक्षा उपायों को अपनाकर परंपरागत बोई गई गन्ने की अपेक्षा 15 से 20 टन के स्थान पर अपने प्रदेश में 35 से 40 टन प्रति एकड़ का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। जो किसान भाई इस तकनीक को अपनाना चाहते हैं या पौध प्राप्त करना चाहते हैं, वे किसान भाई यदि नजदीक में शुगर मिल्स स्थापित है तो उनसे संपर्क कर संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस विषय पर संपूर्ण जानकारी के लिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से संपर्क कर पूरी जानकारी ली जा सकती है। अन्नदाता आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की कड़ी को, जिसके तहत पहला प्रश्न पूछा है। ग्राम नायपुर जिला बेगूसराय के मत्स्य पालक युगल किशोर सिंह जी ने अपना अन्नदाता के निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हमें बताई कि आप पुराने तालाब का जीर्णोद्धार पर जानकारी चाहते हैं। तो सिंह जी, इस हेतु देखिए कार्यक्रम की प्रस्तुति। धन्यवाद अमरेश जी, आपका प्रश्न जो है मुझे ईटीवी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तालाब बहुत ही पुरानी हो जाती है तो आप तो देखते होंगे कि जो आप बरसात के मौसम में जो भी ऑर्गेनिक लोड होता है आसपास से बह के उसी में जमा होता है। तालाब में आपके पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। बड़ी डिमेरिट क्या है कि ये आपको जितना भी आप पोषक तत्व देंगे, गोबर का खाद दिया या चूना का व्यवहार करते हैं, यानी पोषक तत्व वो शोषित कर लेता है, पल्लवक का निर्माण उतना सतत नहीं बन पाती है, तो आपका प्रतिकूल मत्स्य उत्पादन पर आएगा। तो इस समस्या से निपटारा करने के लिए क्या करना चाहिए कि अभी चूंकि देख रहे हैं आपकी मार्च अप्रैल का महीना है, ये महीना जो होता है बहुत ही सर्वोत्तम महीना है। इसमें आप जो भी मछलियां आपके हैं उसको साइज के हिसाब से क्या कीजिए कि आप ये 2 महीने में उसको निकासी करें और उसको जीर्णोद्धार उसको करवाइए। जब उसमें क्या करना है कि तालाब को अपना सुखा लेना चाहिए। सुखाने के पश्चात आप देखेंगे कि ये सूरज की रोशनी में एक क्रैकिंग हो जाएगा, तो उसको जब आप क्रैकिंग जहां से हो जाए उस मिट्टी को आप निकालिए और निकालने के पश्चात उस मिट्टी को आप जो है जहां आपके फल
दार पौधे हैं उसमें आप उसको डाल दीजिएगा सुखाने के बाद, तो वो वहाँ आपका बहुत ही अच्छा काम करेगा। चाहे सब्जी की जहाँ खेती करते उसमें डाल दीजिए, तो आपको अलग से खाद देने की आवश्यकता नहीं है। इसको निकालने के पश्चात आप उसमें जो है 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चूना का व्यवहार करके उसको जुताई कर दीजिए। इसके जुताई करने से क्या होगा कि आपके मिट्टी की अम्लता को नष्ट करेगा और जो भी उसमें परजीवी वगैरह जो है मिट्टी में उसको वो जो है मार देगा और मत्स्य पालन के लायक जो है आपकी मिट्टी को स्वस्थ वातावरण बना देगी। और इसमें और बेहतर रिजल्ट करने के लिए आप क्या कीजिए कि आप 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसमें ढैंचा लगा दीजिए। ढैंचा लगाने से क्या होगा कि ये जैविक खाद का काम करेगा और आपकी मिट्टी को स्वस्थ बना देगा। इसके बाद ही आप जो है उसमें 15 से 20 दिन के बाद उसमें आप पानी भरिए और पानी भरने के बाद उसमें गोबर भी आप 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसमें डालना है। दिन के बाद गोबर डालने के 15 दिन के बाद जो है आपका जो है तालाब का पानी का रंग जो है हरापन आ गया है। प्राकृतिक आहार जिसको कि हम लोग पल्लवक कहते हैं प्रचुर मात्रा में बन गया है। तो उसको प्रचुर मात्रा में कितना बन गया और हमारा कितना तालाब में मत्स्य पालन के लिए चाहिए, तो इसके लिए एक जांच होता है जिसको कि हम लोग पल्लवक जाल से जो है हम लोग उसकी जांच कर सकते हैं। उसको क्या करना है कि तालाब में घूम घूम करके जो है 50 लीटर पानी जो है डालना है। नीचे प्रखनली जो एक है उस प्रखनली में जो वो जमा हो जाता है। आप उसमें क्या कीजिए कि एक चुटकी नमक डाल दीजिए। नमक डालने के बाद क्या होगा कि जो भी पल्लवक होगा आपका नीचे जो है सेटल कर जाएगा और उसका वॉल्यूम देख लीजिए कि अगर वो 2 तो आपके तालाब में प्राकृतिक आहार यानी पल्लवक की मात्रा सही है। और आप किसी भी बीज उत्पादक से बात करके जो है उसमें जो कि आपका मान लीजिए कि 5000 फिंगरलिंग जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुशंसित रहता है उसको आप डाल सकते हैं। लेकिन बीज डालने से पहले आपको क्या करना है कि बीज का उपचार करके ही डालें। 2% नमक के घोल में जो है ट्रीट करके उसके बाद अपने तालाब में आप छोड़ें। हमारे यहाँ अभी समग्र मत्स्य विकास परियोजना चल रही है जिसमें पूरे बिहार में है और ये 50% सब्सिडी पर जो है इसमें जीर्णोद्धार किया जा सकता है। इसके लिए आप जिला मत्स्य कार्यालय से जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उसके हेड हैं, वहां आप एक आवेदन लेंगे और वहां से आवेदन के साथ जो है उस जमीन का तालाब का जो है एक LPC भू स्वामित्व प्रमाण पत्र तालाब सहित एक आवेदक का फोटो और बैंक से नो ड्यूज प्रमाण पत्र आप सबमिट करेंगे हमारे यहाँ। तो जो कि हम लोग सभी आवेदन को एक मत्स्य निदेशालय भेज देते हैं और वहां से एक IDBI बैंक से पूरे राज्य में बात हुई और वहीं से फाइनेंस हो। और ये हम समझते हैं कि ये आए दिनों में बिहार के लिए मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत अच्छा ही स्रोत बनेगा। दूसरे प्रश्न के माध्यम से जानने की इच्छा जाहिर की है। ग्राम बंगरहट्टा जिला मधुबनी के कृषक राम प्यारे राम जी ने आपने अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हमें बताया कि आप गर्भित भेड़ों की देख रेख प्रबंधन की जानकारी चाहते हैं। तो राम प्यारे जी इसे तो देखिए कार्यक्रम की प्रस्तुति। जहाँ तक जो भेड़े हैं तो किसान भाई उनका जो गर्भकाल है वो 145 से 150 दिन का होता है और यदि इनकी अच्छी तरह से देखरेख की जाए तो आपको साल भर में 2 बार इनसे बच्चा मिल सकता है। ऊन वाली भेड़ों को ज्यादातर हमें जो है जो सल्फर रिच हैं जिनमें गंधक ज्यादा पाई जाती है उन एमिनो एसिड की जो आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। तो किसान भाइयों सबसे बड़ी जरूरत होती है कि इनको जो आहार दिया जाए वो सुपाच्य हो, जल्दी पचने वाला हो और जितना भी संतुलित आहार है वो सारा दिया जाए। जहां तक जो इसके बनाने की बात करते हैं हम तो इसमें तकरीबन जो खलियों का समावेश है वो 30% तक कर सकते हैं और जो चोकर है वो भी करीब 30% तक लिया जा सकता है। इसमें जो ग्रेन्स हैं जो दाना है 20 से 25% कर सकते हैं और इसके बाद इसमें जो है 1 किलोग्राम मिनरल मिक्सचर और 1 किलोग्राम इसमें खड़िया और 1 किलोग्राम नमक जो है मिलाना अनिवार्य हो जाता है। रोज डेली जो है कम से कम आधा से लेकर के 1 किलोग्राम तक आहार देना है। इसके अलावा इनको जो खाने में आहार की हम बात करें तो चूंकि जो भेड़े होती है थोड़ा घुमंतू टाइप की होती हैं तो इनको जो है हरी पत्तियां मुलायम वाली वो ज्यादातर आपको देनी है और भूसा भी इस तरह का देना है जो हल्का सा मुलायम पन लिए हुआ। पर्याप्त मात्रा में ताजा पानी हर समय उपलब्ध रहना चाहिए। इन भेड़ों में जो सबसे बड़ी खास बात ये होती है किसान भाइयों कि ज्यादातर ये ध्यान रखना चाहिए कि गर्भावस्था के दौरान किसी तरह से इनको डराना नहीं चाहिए।
दौड़ाना और भगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कहीं कोई मिस हैपेंड हो जाती है, कुछ दिक्कत आ जाती है, तो इनके जीवन काल पे बनाती है। जो उनकी बिछावन दी जाए वो थोड़ी सी जो है आरामदायक होनी चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि बताए गए हुए तरीके से आप अपनी गर्भवती भेड़ों की देखभाल करते हैं तो इससे जो है इनका गर्भकाल तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ इनके जो भ्रूण के जो विकास है वो भी बहुत पर्याप्त ढंग से। आइए देखते हैं प्रदेश की विभिन्न मंडियों के कृषि उत्पाद के भाव। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से दिल्ली में। नरेंद्र मोदी पर आर पार की लड़ाई के मूड में पार्टी। नीतीश ने शरद से की गुफ्तगू। अब हर पंचायत में खुलेगा हाई स्कूल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान। सुशील मोदी ने भी लड़कियों की शिक्षा पर दिया जोर। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन की बढ़ी मुश्किलें। गिरफ्तारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्टों पर अलर्ट। बेतिया कोर्ट ने जारी किया है वारंट। पटना के विक्रम में उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों का हमला। 6 पुलिसकर्मी घायल। अवैध शराब भट्टी ध्वस्त कर लौट रहे थे अधिकारी। और सीतामढ़ी के खेल प्रेमियों का सपना होगा साकार। अधूरे पड़े स्टेडियम के निर्माण को हरी झंडी। सरकार ने दिए 4 करोड़ रुपए। नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आप सबका। मैं हूं मोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं और बुलेटिन में सबसे पहले खबर हमारे पास आ रही है शिवहर से, जहां अगलगी में 70 घर जल गए हैं। इससे लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। ये घटना श्यामपुर भटहा के कौड़िया गांव की है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। शिवहर में आपको बता दें कि अगलगी में 70 घर जल गए हैं और आग पर फिलहाल काबू नहीं पाया जा सका है। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। 70 घर इसकी चपेट में आ गए हैं और लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। तो इस अगलगी में 70 घर जल गए हैं। आपको बता दें कि दमकल की टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया गया है। लगातार कोशिशें की जा रही है। 70 घर इस आग की चपेट में आ गए हैं। 70 घर जल गए हैं। आग कैसे लगी, कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस अगलगी में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है।
तो फिलहाल आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं अपने शिवहर संवाददाता राकेश रंजन से। राकेश, 70 घर जल गए हैं इस आग में, फिलहाल क्या स्थिति है, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? जी मोनिका, अभी भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं कर पाया गया है। जो फायर ब्रिगेड की टीम है लगातार आग पर काबू पाने के प्रयास में लगी है, लेकिन आग की लपटें लगातार अभी भी बढ़ रही है और स्थिति काफी भयावह है। पूरा का पूरा गांव श्मशान में तब्दील हो गया है। 70 से 80 घर आग की भेंट चढ़ गई है और कहा जा सकता है कि 35 से 40 मवेशी भी इस आग में पूरी तरह से झुलस के मौत की आगोश में समा चुके हैं। और इतना ही नहीं, आधा दर्जन लोग इस आगजनी की घटना में पूरी तरह से झुलस गए हैं, जिन्हें शिवहर सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो कहा जा सकता है कि ये काफी दुखद हादसा है। पूरा का पूरा गांव श्मशान में देखते देखते तब्दील हो गया और स्थिति काफी भयावह है। फायर ब्रिगेड की टीम और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर अभी भी काबू पाने के प्रयास में प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन अभी भी स्थिति काफी भयावह है। पूरा का पूरा गांव मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरे गांव में कोलाहल की स्थिति बची हुई है और स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। जी राकेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, ये आग कैसे लगी, वजह बताई जा रही है कुछ? नहीं, आग पर कैसे लगी इसका अभी तक खुलकर वजह सामने नहीं आई है। तकरीबन 12 बजे रात को अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरा 70 से 80 घर जो है आग की भेंट चढ़ गया और अब तक खुलकर सामने नहीं आया कि आग किस कारण से लगा है। और फूट की घर था, 35 से 40 लाख की संपत्ति आग की भेंट चढ़ी है और अब तक पता नहीं चल सका है। लोग अफरा तफरी की स्थिति है, आग पर किस तरह से काबू पाया जा सके। अभी लोग पहले इसी में लगे हुए हैं, किसी तरह आग को पूरी तरह से काबू पाया जा सके। पहले लोगों का यही प्रयास है। प्रशासन की टीम भी वहां पहुंची हुई है, अग्निशमन का दस्ता भी पहुंचा हुआ है, लेकिन लोग में आक्रोश का एक पहला कारण है कि लोगों ने लगातार सूचना दिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सूचना दिया और स्थानीय प्रशासन को भी वहां सूचना दिया कि अग्निशमन का दस्ता भेजने के लिए, लेकिन अग्निशमन तकरीबन 3 घंटे लेट वहां पहुंची। तब तक पूरा का पूरा गांव खाक हो चुका था और कुछ भी नहीं बचा था गांव में और लोग काफी दुखी हैं क्योंकि गरीब तबके का गांव है और काफी नक्सल प्रभावित इलाका कहा जा सकता है। जो शिवहर का इलाका है, काफी गरीबी है, बेरोजगारी है और पूरा का पूरा गांव राख में तब्दील हो चुका है। गांव के लोगों के पास जो पीड़ित लोग हैं उसके पास खाने के लिए भी कुछ इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राकेश हमारे संवाददाता बता रहे थे कि बीती रात ये आग लगी है, करीब 12 से 1 बजे के बीच आग लगी है। 70 घर जलकर राख हो गए हैं। दमकल की गाड़ियों को, फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी सूचना दी गई, लेकिन काफी देर से पहुंचने की वजह से ये 70 घर जलकर खाक हो चुके हैं। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। फिलहाल आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। अगली बड़ी खबर हमारे पास आ रही है नालंदा से, जहां पर 2 चोरों की पिटाई की गई और उनकी हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने इन 2 चोरों को चोरी करके पकड़ लिया और उसके बाद ग्रामीणों ने इनकी पीट कर हत्या कर दी है। नालंदा से ये खबर है, जहां पर ग्रामीणों ने चोरों की पीट कर हत्या की है। 2 चोर बताए जा रहे हैं बीती रात चोरी करने घर में घुसे थे, उसी दौरान इन्हें पकड़ लिया गया। ग्रामीणों के हत्थे चढ़े ये और उसके बाद इनकी जमकर पिटाई की गई, पीट कर इनकी हत्या कर दी गई है। चंडी के बदरवाली गांव की ये घटना है। तो चोरों की पीट कर हत्या कर दी गई है। चोरी करने के इरादे से घर में घुसे थे, लेकिन ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए और उसके बाद इन 2 चोरों की जमकर पिटाई कर दी गई है। इनकी मौत हो गई है। चंडी के बदरवाली गांव में इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो चंडी के बदरवाली गांव में 2 चोरों को पीटा गया और इनकी